Hello students, in this video we are here to start with the subtopics of the last chapter, that was when people rebel 1857 and after. This is the video from NCERT history textbook class 8. So the subtopic goes like this: a mutiny becomes a popular rebellion. So let's know about mutiny. Mutiny क्या होता है? सेना के अंदर जब सिपाही अपने ऑफिसर्स का विरोध करे, उसकी बातों को मानने से इनकार करे, तो इसे हम क्या कहते हैं? म्यूटनी कहते हैं। कैसे एक म्यूटनी एक प्रसिद्ध रेवेलियन का रूप लेता है, इसको हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो रूलर्स और रूल्ड यानी जो शासक होते हैं और जिस पे शासन किया जाता है, उनके बीच में झड़प या संघर्ष तो आम बात है, लेकिन कुछ संघर्ष या कुछ झड़प जो होती हैं वो बिल्कुल ही वाइड स्प्रेड हो जाती है या एक प्रसिद्ध रेजिस्टेंस या प्रसिद्ध विद्रोह का रूप ले लेती है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि स्टेट की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है और स्टेट मशीनरी फेल कर जाती है, असफल हो जाती है। और ऐसा ही कुछ उस वक्त हुआ था। कंपनी सरकार के विरुद्ध में भारत के अंदर एक माहौल बन रहा था। सो ज़्यादातर लोगों का ये मानना था, ये मानने लगे थे वो लोग कि सबका एक कॉमन एनिमी है, एक आम दुश्मन है जो, और सबका एक ही काम है कि इस कॉमन एनिमी के ख़िलाफ़ खड़ा होना है। ऐसी परिस्थिति को डेवलप करने के लिए, इस परिस्थिति को विकसित करने के लिए लोगों को क्या करना होगा? ऑर्गेनाइज होना होगा, इकट्ठा होना होगा, संगठित होना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, एक दूसरे से संपर्क साधना होगा, कदम उठाने होंगे, इनिशिएटिव लेने होंगे और कॉन्फिडेंस को दिखलाना होगा। अगर इस परिस्थिति को बदलना है तो अपने कॉन्फिडेंस को स्टैब्लिश करना होगा। ऐसी ही कुछ परिस्थिति भारत के उत्तरी क्षेत्र में 1857 में 1857 में हुई। लगभग 100 साल बाद, यानी कि जब कंपनी सरकार की शासन आई उसके ठीक 100 साल बाद, यानी 1757 में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। उसके ठीक 100 साल बाद 1857 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत बड़ा या कह सकते हैं व्यापक स्तर पे विद्रोह का सामना करना पड़ा मई 1857 में। और इससे कंपनीज़ की जो प्रेजेंस थी उसको भी एक ख़तरा था, यानी कंपनी के वजूद पे आँच आ चुकी थी। सिपाही जो थी वो मतलब कि देश के भीतर सेवरल प्लेसेज में विद्रोह करना शुरू किए। मीरठ से स्टार्ट हुआ। मीरठ यूपी का एक शहर है। यहाँ पे भारी संख्या में लोग अलग अलग समाज से विद्रोह में हिस्सा लिए। कुछ ने इसे कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा आर्म्ड रेजिस्टेंस है, यानी हथियार युक्त विद्रोह है। किसके खिलाफ? कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, यानी विदेशियों का या फिर अंग्रेज़ों का जो ये उपनिवेश था, औपनिवेशिकरण था, यानी कॉलोनियलिज्म था, इसके खिलाफ 19वीं शताब्दी में पहला ऐसा खुला विद्रोह था। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, यानी ये जो आंदोलन था अब कैसे मेरठ से दिल्ली तक फैला। नीचे में जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे मंगल पांडे का फिगर है और इसमें है कि 3 जुलाई 1857 को लगभग 3000 विद्रोही बरेली भी यूपी का एक शहर है, वहाँ से जमुना नदी को क्रॉस करते हुए दिल्ली में पहुँचते हैं और वहाँ पे ब्रिटिश की जो घुड़सवार सेना होती है उस पर अटैक करते हैं और रात भर तक पूरी रात संघर्ष जारी रहता है। सो 1857 का ये मेरठ का एक स्टोरी है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सो 1857 मेरठ टू दिल्ली। 8 अप्रैल 1857 एक यंग युवा सैनिक मंगल पांडे, वेरी फेमस, इनको क्या किया जाता है? इनको फांसी दे दी जाती है। किस लिए? फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर, क्योंकि बैरकपुर भी एक यूपी का शहर है, वहाँ पे इन्होंने अपने ऑफिसर पे अटैक किया था। कुछ दिन बाद कुछ सिपाही जो उसी रेजिमेंट के, जिससे मंगल पांडे थे, उसी रेजिमेंट के मेरठ में आर्मी ड्रिल करने से इनकार कर देता है और नए कारतूस के साथ आर्मी ड्रिल करने से इनकार कर देते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस कारतूस में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी के मिले होने का शक होता है। लगभग 85 की संख्या में जो सिपाही होते हैं उनको सेवा से डिसमिस कर दिया जाता है और उनको 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जेल दी जाती है कि आपने ऑफिसर्स का बात नहीं माना इसलिए आपको 10 साल की जेल मिलेगी। ऐसा ही कुछ कब हुआ? ये 9 मई 1857 को हुआ।
सो रेस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स, अब ये घटना का क्रिया का प्रतिक्रिया मेरठ के अंदर भारतीय सैनिकों के द्वारा बिल्कुल होना था, क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। सो असामान्य था। 10 मई को सोल्जर्स क्या किए, मेरठ जेल की तरफ मार्च किए और उन्होंने कैद किए हुए सिपाहियों को वहाँ से छुड़ाया। क्या किया उन्होंने, दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा, उस पर हमला किया और उनको मार भी दिया। और उसके बाद वहाँ पे जितने भी गन्स रखे हुए थे, गोला बारूद रखे हुए थे, उन सब को और बिल्डिंग सहित उसमें आग लगा दिया। और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन द फिरंगीज, यानी ब्रिटिशर्स के जो प्रॉपर्टी थे उस पे उसको आग लगा दी गई और उन्होंने घोषणा कर दी कि हम फिरंगी के खिलाफ लड़ रहे हैं। सो सोल्जर्स वे आर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। अब सैनिकों के अंदर ये जज्बा आया, जुनून आया कि अब देश के भीतर इनके शासन को किसी भी तरह ख़त्म करना है। बट अब अगर इनको ख़त्म कर देंगे तो एक सवाल आता है कि इनको हटाने के बाद, इनके जाने के बाद शासन कौन करेगा। सो सोल्जर्स के पास इसका जवाब था। वो कौन था, मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। तत्काल उस वक्त पूरे भारत में एक ही नाम था जिसके सहारे पूरे भारत को यूनाइट किया जा सकता था, और वो थे उस वक्त के सम्राट या फिर उस वक्त के जो शासक थे बहादुर शाह जफ़र। सो मेरठ के जो सिपाही थे वो पूरी रात 10 मई की रात को मतलब चलते रहे, दिल्ली पहुँचे सुबह के समय में। जैसे जैसे उनके आगमन का जो समाचार था वो फैला, सो दिल्ली के अंदर जो रेजिमेंट थे वो भी रेबेलियन में उनका साथ दिए। दोबारा से ब्रिटिश ऑफिसर्स की मृत्यु हुई, उनको मारा गया, उनके आर्म्स और एम्यूनिशन को, उनके गोला बारूद और बंदूकों को सीज किया गया, बिल्डिंग्स में आग लगा दी गई। और जितने भी सैनिक थे, भारी भीड़ जो सैनिकों की इकट्ठा हुई लाल किला के पास में, जहाँ पे बादशाह बहादुर शाह जफ़र रहते थे। और वहाँ पे उन्होंने मांग की कि हम बादशाह से मिलना चाहते हैं। एम्परर वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर। और बादशाह को डर था कि अब ब्रिटिश पावर से हम कैसे लड़ें। उसकी इच्छा नहीं थी कि ब्रिटिश पावर का हम विरोध करें। बट सोल्जर्स ने क्या किया, उनको कोशिश की, उनसे मतलब कि आग्रह किया। दे फोर्स्ड देयर वे इनटू द पैलेस। किसी भी तरह वो महल में घुसे और बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर घोषित कर दिया। ये जो एम्परर था, ये जो बादशाह था, बहुत उम्र दराज था और इसको इस बात को मानना पड़ा। उसने सभी चीफ्स को और रूलर्स को, देश भर के जितने भी शासक थे सबको चिट्ठी लिखा, खत लिखा और बोला कि आप सब आगे आइए और एक क्या करते हैं, मतलब सारे इंडियन स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेसी बनाते हैं और सब मिलकर के ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। ये जो सिंगल स्टेप बहादुर शाह जफ़र के द्वारा लिया गया, इसके बहुत सारे इम्प्लिकेशंस हुए। क्या क्या प्रतिक्रिया उसको देखते हैं। मुग़ल डायनेस्टी लगभग भारत के पूरे हिस्से में राज कर चुका था। छोटे से छोटे, ज़्यादातर जो छोटे रूलर्स थे और जो चीफ्टेन्स थे, उन्होंने अलग अलग टेरिटरीज़ पे अपना कब्जा किया हुआ था मुग़ल रूलर के नाम पर। सो ब्रिटिश रूल के एक्सपेंशन के कारण ब्रिटिश रूल एक्सपेंड कर रहा था, इसीलिए बहुतों को लगा कि मुग़ल रूल वापस आ जाएगा। दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज। अब ये जो छोटे छोटे जो छुटभैये थे वो भी चाहते थे कि अब हम बहादुर शाह जफ़र को क्यों लाए, इससे बेहतर हम ही अपने अपने जगह का राजा बनते हैं। सो ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। ब्रिटिश को ऐसा कभी नहीं लगा था कि ऐसा होने जा रहा है। उनको लगा कि डिस्टर्बेंस जो हुआ है कारतूस की वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहादुर शाह जफ़र का जो निर्णय था उसने रेबेलियन को एक जान दे दी और पूरा इंटायर सिचुएशन जो है एकदम से बदल गया। पीपल ने, लोगों ने इस संभावना को एक विकल्प के रूप में देखा और वो प्रेरित महसूस कर रहे थे और बहुत ही हर्ष उल्लास से भरे हुए थे। उनको हिम्मत मिला, साहस मिला, उम्मीद मिला और विश्वास भी मिला और बदले में उन्होंने कार्रवाई भी की। धीरे धीरे ये जो रेबेलियन था वो फैलते गया। ब्रिटिश के बाद आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, जैसे ही वो यहाँ से चले जाएंगे, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर, ये चले गए वहाँ पे दिल्ली के अंदर कोई भी उथल पुथल लगभग सप्ताह तक नहीं हुआ और लंबा समय लग गया इस समाचार को फैलने में कि म्यूटनीज शुरू हुई है, विरोध या विद्रोह प्रदर्शन शुरू हुआ है। रेजिमेंट दर रेजिमेंट, रेजिमेंट के बाद रेजिमेंट, हर जगह विद्रोह हुआ
और बाकी ट्रूप्स ने भी दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों में ज्वाइन किया। इन सब के बाद शहरों के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, ये भी विद्रोह में हिस्सा लिए और रैली वगैरह किए लोकल नेताओं के साथ, ज़मींदार के साथ, चीफ्स के साथ, जो मतलब कि अपना अथॉरिटी स्थापित करना चाहते हैं, जो ब्रिटिश से लड़ना चाहते हैं, सब इकट्ठा हैं। नाना साहब एक दूसरा नाम है, जो पेशवा बाजीराव का गोद लिया हुआ बच्चे थे और वो कहाँ, कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने क्या किया, एक सेना बनाई और वहाँ से मतलब कि शहर से ब्रिटिश को धकेल फेंका। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया। उन्होंने ये घोषणा की कि वो बहादुर शाह जफ़र के अंडर एक गवर्नर है। लखनऊ में एक दूसरा नाम आता है बिरजिस कादिर, जो नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र थे। उन्होंने खुद को नया नवाब घोषित किया और उन्होंने भी बहादुर शाह जफ़र की बादशाही को माना, सुजेरेनिटी को माना। उनकी जो माँ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी इस तरह के जो विद्रोह थे उसमें हिस्सा लिया। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी जो विद्रोही सिपाही थे उनका साथ दिया और ब्रिटिश से संघर्ष किया, ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी। किसके साथ? तांटिया टोपे के साथ, जो नाना साहिब का जनरल था। मंडल रीजन मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी, जो रामगढ़ की थी, उसने भी एक मतलब कि 4000 की सेना खड़ी की ब्रिटिश के खिलाफ। और ब्रिटिश वेयर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रेबल फोर्सेज, दे वेयर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स। ब्रिटिश इस भारी सेना के सामने बहुत जगह हार भी मान चुके थे और लोगों को अब ये लग रहा था कि ब्रिटिश शासन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से मतलब कि धीरे धीरे सब लोग उनका साथ देंगे और a situation of widespread popular rebellion developed in the region of अवध in particular। अवध के रीजन जिसको हम आज अयोध्या कहते हैं यूपी के अंदर, वहाँ पे भी ऐसी परिस्थितियाँ बन रही थी। 6 अगस्त 1857 को एक टेलीग्राम किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर के द्वारा अपने कमांडर इन चीफ को भेजा जाता है और वहाँ पे डर को जाहिर किया जाता है। कहा जाता है कि हमारे जो लोग हैं वो मतलब कि भारी संख्या के खिलाफ एक तरह से डर चुके हैं, एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं और ये जो फाइटिंग है वो एंडलेस है, ये ख़त्म होने वाली नहीं, एक के बाद एक शुरू हो रही है और हर गांव वाला, हर विलेज जो है हमारे खिलाफ़ है, ज़मींदार हमारे खिलाफ़ है, सब ने हमारा विद्रोह करना शुरू कर दिया है। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, नए नए नेता आ चुके हैं, जैसे कि अहमदुल्लाह शाह, एक मौलवी जो फैज़ाबाद जिसका नाम आज अयोध्या है, उसने कहा कि ब्रिटिश शासन जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और उसकी ये कल्पना है कि उसके पास ह्यूज सपोर्टर्स है, भारी समर्थक बल है। वो लखनऊ आया और ब्रिटिश से लड़ने के लिए दिल्ली में बहुत सारे भारी संख्या में गाजी और जिनको हम रिलीजियस योद्धा, धार्मिक योद्धा भी कहते हैं, वो सब एक साथ आए वाइट पीपल से लड़ने के लिए। बखत खान ये दूसरा नाम है, ये बरेली का एक सिपाही है जिसके पास एक लड़ाकों की फ़ौज है जो दिल्ली आई है और वो मतलब कि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिलिट्री लीडर है इस विद्रोह का। बिहार में एक बूढ़ा ज़मींदार जिसका नाम कुंवर सिंह है, उसने भी इस विद्रोह को ज्वाइन किया है और ब्रिटिश के साथ लड़ेगा। वो महीनों तक लड़ा, वो महीनों तक, वीर कुंवर सिंह महीनों तक ब्रिटिशर से लड़े। नेता और फाइटर पूरे भारत से, पूरे भूखंड से इस आंदोलन को, इस लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है द कंपनी फाइट्स बैक, बदले में क्या है, कंपनी का जो प्रतिक्रिया है, कंपनी लड़ती है। यानी उथल पुथल जो चल रहा था, ये संघर्ष के स्केल को देखते हुए कंपनी ने निर्णय लिया कि चाहे जैसे भी हो इस आंदोलन को पूरे दल बल से कुचला जाए। और ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति में इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट को बुलाया गया। रीइंफोर्समेंट जिसको बोलते हैं अतिरिक्त मदद, सेना की अतिरिक्त मदद को इंग्लैंड से बुलाया गया। नए कानून पास किए गए ताकि जो रिबल्स है, चाहे जो विद्रोही हैं, उनको सज़ा मिल सके आसानी से और उनको मतलब कि इस आंदोलन से पीछे खींचा जाए। दिल्ली को वापस रिकैप्चर किया गया रिबल फोर्सेस से। 1857 में दिल्ली
रेबल फोर्सेस के कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन इसको वापस से रिकैप्चर किया गया। और जो लास्ट मुग़ल एम्पायर था बहादुर शाह जफ़र को कोर्ट में उन पे केस चला, उनको आजीवन उम्र कैद मिला। वो उनके बेटे को और उनकी वाइफ को, जो जीनत महल थी, उनको रंगून, जो कि म्यांमार की राजधानी थी, बर्मा की उस समय कैपिटल थी, अक्टूबर 1858 में उनको वहाँ पे जेल में भेज दिया गया। बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है रंगून के जेल में 1862 में, और दिल्ली को वापस से कैप्चर कर लिया जाता है। इसका ये मतलब नहीं था कि रेवेलियन जो विद्रोह था वो उसके बाद बंद हो गया, ख़त्म हो गया, और लोगों ने क्या किया, किसी भी तरह विद्रोह किया, विरोध किया। ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेज ऑफ पॉपुलर रिवेलियन। ब्रिटिश को क्या करना पड़ा, इस 2 साल तक संघर्ष करना पड़ा इस आंदोलन को कुचलने के लिए। लखनऊ जो था, लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ को मार्च 1858 में ले लिया गया, रानी लक्ष्मीबाई को हराया गया और उसको रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 में मार दिया गया। सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो शुरुआती विक्ट्री में, खेरी में वो मतलब कि मृत्यु को गले लगा ली जब ब्रिटिशर उसको चारों तरफ से घेर लिया। तांत्या टोपे ये दूसरा नाम है, जो कि जंगल में जा चुके थे। सेंट्रल इंडिया जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है, वहाँ पे एक गुरिल्ला वार, जिसको छापामार युद्ध, जो कि शिवाजी महाराज भी किया करते थे। सो गुरिल्ला युद्ध वहाँ के जो लोकल ट्राइबल थे उनकी मदद से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको भी कैप्चर किया गया, ट्राइड की गई और उनको अप्रैल 1859 में उनको भी मार दिया गया। सो जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर इनकरेज रिबेलियन। जैसे जैसे पुराने दौर में क्या हो रहा था, पहले में जितनी भी जीत मिल रही थी तो ब्रिटिश के खिलाफ और जोश लोगों के अंदर भर रहा था। जैसे जैसे रेबल फोर्सेज की हार होती जा रही थी, उनका मतलब कि उनका खदेड़ा जाना वो संभव हो रहा था। और ब्रिटिश ने अपना बेस्ट दिया कि वो लोगों की लॉयल्टी को वापस से जीते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवार्ड घोषित किया, इनाम घोषित किया। जो वफादार लैंड होल्डर्स हैं उनको मतलब कि वापस से वो अधिकार मिलेंगे। दो जू हैड रेबल्ड वे आर टोल्ड दैट इफ़ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश। जिन्होंने विद्रोह किया था, विरोध किया था, उनको कहा गया जिन्होंने विरोध किया है अगर वो वापस से वो ब्रिटिश को समर्पण कर देते हैं तो उनको मारा नहीं जाएगा किसी भी वाइट पीपल के द्वारा। सो ये सारे तरीके अपनाए गए, वो सेफ़ रहेंगे, उनके अधिकार सेफ़ रहेंगे, उनका ज़मीन के प्रति जो क्लेम है वो भी सेफ़ रहेगा। नेवरदलेस 100 ऑफ सिपाही रेबल्स, नवाब्स एंड राजा वेयर ट्राइड एंड हैंग्ड। लेकिन किसी भी तरह मतलब कि 100 के तादाद में, 100,000 के तादाद में बहुत सारे सिपाहियों को, विद्रोहियों को, नवाब को, राजा को, इन सब को ट्राइड किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया, उनको फांसी दी गई। अब ये कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ते हैं। आफ्टर मैथ, सो ब्रिटिश हैड रिगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। 1859 तक जो इलाका ब्रिटिश ने खोया था वापस से उसको गेन कर लिया और दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज। अब ब्रिटिशर को वापस से उन्हीं पॉलिसीज़ के साथ अब वो शासन नहीं कर सकते थे। नीचे जो दिए गए हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट चेंजेज हैं जो कि ब्रिटिश के द्वारा लाए गए थे। पहला क्या था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया 1858 में, और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन को शिफ्ट किया ताकि एक बेहतर रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार मैनेजमेंट जो है वो इंडियन अफेयर्स को मिल सके। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर को इंडिया का सेक्रेटरी फॉर स्टेट नियुक्त किया गया और सारे मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। उसको एक काउंसिल भी दिया गया जो कि जिसको इंडियन काउंसिल भी कहा जाता था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय का टाइटल दिया गया और वो क्राउन के प्रति बहुत वफादार रहेंगे और रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, यानी ब्रिटिश की जो क्वीन थी उनके प्रति जवाबदेह रहेंगे, वफादार रहेंगे। ये जो तरीके अपनाए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ये एक तरह से भारत पे शासन करने के लिए गया था। कंपनी को रिप्लेस करके खुद ब्रिटिश अब सारे चीज़ों पे अपना हाथ जमा रहे थे। जितने भी रूलिंग चीफ्स थे देश के अंदर, उनको ये एश्योर किया गया कि उनके जो इलाके हैं उनको भविष्य में नहीं लिया जाएगा और उनको मतलब कि अपना किंगडम, अपना साम्राज्य जो है अपने उत्तराधिकारियों को सौंपने दिया जाएगा। अपने अडॉप्टेड सन को भी सौंप सकते हैं, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला लोचा नहीं रहेगा। और उनको ये कहा गया कि ब्रिटिश क्वीन को, ब्रिटिश रानी को आपको सॉवरीन
पैरामाउंट सर्वोच्च सुप्रीम मानना होगा, और इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबॉर्डिनेट, और इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश क्राउन का सबॉर्डिनेट यानी जूनियर बन के रहना होगा। तीसरा पॉइंट है कि इट वॉज डिसाइडेड दैट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स, ऐसा निर्णय लिया गया था कि जो भारतीय सैनिक थे आर्मी में, सेना में, उनको घटा दिया गया और यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ा दिया गया। और ये भी निर्णय लिया गया था कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में, दक्षिण भारत में और ज़्यादातर जो सोल्जर्स हैं वो मतलब कि गुरखा, सिख और पठान से भर्ती की जाएगी। चौथा पॉइंट है कि लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वाज कन्फिस्केटेड, ज़मीन और जो प्रॉपर्टी मुसलमानों की थी उसको कन्फिस्केट किया गया, जब्त किया गया लार्ज स्केल पे, और उनको इस हॉस्टिलिटी के साथ ट्रीट किया गया, इस निर्ममता के साथ ट्रीट किया गया। ब्रिटिश ये मानते थे कि रेबेलियन के लिए देखा जाए तो यही लोग जिम्मेवार है। ब्रिटिश ने ये निर्णय लिया कि भारत के अंदर जो कस्टमरी, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेज हैं लोगों का, यानी जो परंपरागत धार्मिक रूप से जो सामाजिक परंपराएं हैं उसका सम्मान करेगा ब्रिटिश। पॉलिसीज़ वी आर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स, कानून बनाए गए, नीतियाँ बनाई गई, जो ज़मींदार हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और ऐसे एक तरह से देखा जाए तो न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री जो कि 1857 में भारत के लिए एक नया दौर स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश सरकार के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। द चैप्टर कम टू एन एंड। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। विल थैंक्स।